नमस्कार, मैं हूं आपके साथ खुशबू परमार। आप देख रहे हैं सिटी 24। आइए नजर डालते हैं शहर की प्रमुख खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्वालियर से विक्रम उद्योगपुरी क्षेत्र का वर्चुअल लोकार्पण किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने 19,000 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। हमारा लक्ष्य मध्य प्रदेश को देश के टॉप 3 राज्य में अग्रणी बनाने का है। प्रधानमंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश एवं भारत को विकसित एवं अग्रणी राज्य बनाने का दायित्व हम सबके कंधों पर है। कोई सरकार एक साल में जितने लोकार्पण एवं शिलान्यास के कार्य करने की सामर्थ्यता रखती है, हमारी सरकार ने वे सब कार्य एक दिन में करके दिखाए हैं। इसमें उज्जैन DMIC विक्रम उद्योगपुरी क्षेत्र का वर्चुअल लोकार्पण भी शामिल है। विक्रम उद्योगपुरी 1100 एकड़ में विकसित की गई है, जिसमें औद्योगिक प्रयोजन की 417.38 एकड़ में से 364 एकड़ भूमि आवंटित की जा चुकी है। उद्योगपुरी में 4,216 करोड़ का प्रस्तावित निवेश आना है। वर्तमान में 2,000 करोड़ रुपए का निवेश आ चुका है। इससे 11,536 रोजगार का सृजन होगा। कार्यकारी संचालक MPIDC राजेश राठौर ने विक्रम उद्योगपुरी के कार्यों पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि विक्रम उद्योगपुरी क्षेत्र में भारत सरकार की रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय और औषध विभाग के सहयोग से मेडिकल डिवाइस पार्क भी विकसित किया जा रहा है। वर्तमान में कुल 39 इकाइयों की 363.87 हेक्टेयर भूमि औद्योगिक प्रयोजन हेतु आवंटित की जा चुकी है, जिसमें लगभग 4,200 करोड़ का निवेश प्रस्तावित है। यहाँ पर प्रमुख रूप से पेप्सिको इंडिया, अमूल आशीर्वाद पाइप्स, बायोटिक लाइफ, कर्नाटक एंटीबायोटिक, यशोदा लिनेन एवं श्रीनिवास फार्मा प्रमुख है। इस औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना से बड़ी संख्या में युवाओं को रोजगार प्राप्त होगा। साथ ही उज्जैन में उद्योगों का जाल बिछ जाएगा। आज कनेक्टिविटी के भी कई प्रोजेक्ट का यहां शुभारंभ हुआ है। उज्जैन में विक्रम उद्योगपुरी और इंदौर में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क मध्य प्रदेश के औद्योगिकरण का विस्तार करेंगे। जी के द्वारा मध्य प्रदेश में 19,000 करोड़ के लोकार्पण किए गए हैं। उसी तारतम्य में उज्जैन में भी विक्रम उद्योगपुरी का आज लोकार्पित हुआ है, जिसमें अभी लगभग 39 इंडस्ट्रियां आई हैं और मेडिकल डिवाइस भी आया है। उसका आज माननीय मोदी जी ने लोकार्पित करा है, जिसमें अभी 11,000 युवाओं को रोजगार मिलेगा। आने वाले समय में लगभग ये 50,000 से भी ज़्यादा युवाओं को रोजगार यहाँ पे मिलने वाला है। एक ज़माना था जब ये कहा जाता था कि महाकाल बाबा के अलावा उज्जैन में उद्योग धंधे नहीं है, कोई इंडस्ट्री नहीं है, क्योंकि 90 दशक के बाद यहाँ इंडस्ट्रियाँ खत्म हो गई थी। लेकिन आज हमें बड़ा गर्व है कि ये डबल इंजन की सरकार है, मोदी जी की और केंद्र में, और मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान की सरकार है, जिनके कारण आज यहाँ पे उद्योग इंडस्ट्रियाँ लग रही है, युवाओं को रोजगार मिल रहे हैं। दूसरी सौगात इसमें जो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे है 8 लेन, उसका भी लोकार्पण दूसरा फेज का हुआ है, जो हमारे उज्जैन आलोट संसदीय क्षेत्र से होकर गुजर रही है। तो 75 साल आज़ादी को हो गए, उसके बाद पहली बार उज्जैन चारों तरफ नेशनल हाईवे से जुड़ा है। आज उज्जैन गरोठ हो, या उज्जैन झालावाड़ हो, या उज्जैन से सेलाना हो, उज्जैन से देवास हो, ये नेशनल हाईवे मुंबई दिल्ली नेशनल हाईवे हो, तो ये सब सौगातें आज माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी के द्वारा उज्जैन को दी गई। देखिए, उज्जैन को जो औद्योगिक विकास है उज्जैन का, उसको एक नई गति और दिशा देने के लिए विक्रम उद्योगपुरी लिमिटेड की परिकल्पना की गई थी, जिसके तहत यहाँ पे लगभग 458 हेक्टेयर क्षेत्र में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट किया गया है। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के अंतर्गत जो एक स्टेट ऑफ इंडस्ट्री के लिए जो चीज़ें की आवश्यकता होती है, चाहे बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर हो जिसमें रोड, सीवेज लाइन, ड्रेनेज लाइन, या जो STP होता है, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट होता है, या जो भी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के जो इश्यूज़ रहते हैं, उन सबको इनकॉर्पोरेट करते हुए यहाँ पर डेवलपमेंट किया गया है। और बड़ी खुशी की बात है कि आज माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से इसका लगभग 350 करोड़ रुपए के जो प्रथम फेज़ का कार्यक्रम है, उसका लोकार्पण किया गया है। और ये भी मुझे कहते हुए प्रसन्नता हो रही है कि लगभग 39 इंडस्ट्री यहाँ पर आ गई है, जिसमें 5 तो ऑपरेशनल हो गई है, और लगभग जो मेरे पास आंकड़े हैं उसके हिसाब से 4,200 करोड़ का इन्वेस्टमेंट अभी तक आ गया है यहाँ पर, और जिससे लगभग 11,500 लोगों को रोज़गार उन लोगों को अभी उपलब्ध है। अब जब ये पूरी संकल्पना पूरी ऑपरेशनल हो जाएगी तो यहाँ पे स्थानीय
बड़ी मात्रा में स्थानीय लोगों को रोज़गार मिलेगा, इन्वेस्टमेंट आएगा, यहाँ पे प्रोडक्शन होगा। यहाँ से जो चीज़ें हम जैसे मेडिकल डिवाइसेस पार्क में हम बहुत सारी चीज़ें विदेशों से मंगाते थे वो यहीं पे बनेगी, जिससे हमारे प्रदेश का भी विकास होगा और उज्जैन अंचल का भी पूरा विकास होगा। आप मेरे लिए 30 से 7 मिनट रोज पैदल चले, मैं आपके लिए जिंदगी भर चलूंगा, आपका दिल। विगत दिवस विश्व हृदय रोग रोकथाम दिवस के अवसर पर पर्यावरण संरक्षण समिति उज्जैन द्वारा आयोजित कार्यक्रम में वरिष्ठ चिकित्सक एवं हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर विमल गर्ग द्वारा उपस्थित नागरिकों को बताते हुए कहा कि वैज्ञानिकों द्वारा किए गए अध्ययन में ये बात सिद्ध हो चुकी है कि नित्य नियमित रूप से पैदल चलना हार्ट अटैक की रोकथाम में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। इस अवसर पर दुकानदारों एवं राहगीरों को हृदय रोग से संबंधित जानकारी के पत्रक एवं हृदय रोग से बचाव के लिए आवश्यक औषधि सार्बिट्रेट एवं डिस्पिरिन की गोलियां भी वितरित की गई। इस अवसर पर नगर निगम के पूर्व सभापति प्रकाश चितोड़ा, राकेश भार्गव, रामशेर सिंह तोमर, लायंस क्लब उज्जैन के अध्यक्ष भूषण नाइक एवं अन्य कार्यकर्ता उपस्थित थे। झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले 2 नाबालिग बच्चों को पुलिस ने 48 घंटे में ढूंढ निकाला है। परिवारजनों ने पुलिस को धन्यवाद दिया है। चिमनगंज थाना क्षेत्र झोपड़ी में रहने वाले 2 नाबालिग बच्चे घर के बाहर खेलने के दौरान कहीं चले गए थे, जिसके बाद पुलिस को परिजनों ने शिकायत दर्ज कराई। इस दौरान पुलिस ने तत्काल दोनों नाबालिग बच्चों को महाकाल मंदिर के आसपास से घूमते हुए पकड़ लिया और मां बाप के सुपुर्द कर दिया। वहीं पूरे मामले को लेकर बच्चों के पिता ने पुलिस अधिकारियों का धन्यवाद दिया है। खास बात तो यह है कि सतना के नाबालिग बच्ची के साथ हुए दुष्कर्म के मामले में उज्जैन पुलिस अब बच्चों के गुम होने के मामले में अलर्ट दिखाई दे रही है। तो गुम हुए थे, मिल गए, क्या कुछ कहेंगे? शनिवार के दिन अभी तो गुम हो गए थे। हम धंधे पानी पर चले गए थे, बच्चे गुम हो गए थे शनिवार के दिन। तो हमने भी ढूंढा, घर भी तलाश करा और यहाँ पर भी तलाश करा तो नहीं मिले। तो खेलते खेलते मिलते महाकाल चले गए थे। तो पुलिस ने भी रिपोर्ट करवाई, हमने पुलिस में रिपोर्ट करवाई, माधोपुर नगर वहाँ पर रिपोर्ट करवा के पुलिस ने भी बहुत ढूंढा, पुलिस ने भी बहुत मदद करी पुलिस वाले ने। बच्चे आज मिल गए हैं आपके दोनों, तो क्या बोलना चाहोगे पुलिस के बारे में? पुलिस के बहुत धन्यवाद हो गए, बच्चे मिल गए, मेरे दोनों बच्चे मिल गए, महाकाल में मिल गए। अब ध्यान रखोगे इनका दोनों का? दोनों बच्चे के ध्यान रखेंगे। नाम बताओ आपका? हटेश से। आरटीओ ऑफिस को किराए के भवन से मुक्ति मिल गई है। उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 7 करोड़ 30 लाख से अधिक की राशि से नवीन क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय भवन का लोकार्पण किया है। आरटीओ का नया ऑफिस दाऊदखेड़ी में बनाया गया है। नवीन भवन का क्षेत्रफल 30 से 22.19 वर्ग मीटर है। भवन की निर्माण एजेंसी लोक निर्माण विभाग की PIUE विंग है। कार्यपालन अभियंता जतिन सिंह के नेतृत्व में भवन का निर्माण किया गया है। भूतल पर जिसमें क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी का चैम्बर तथा उनके निजी सचिव का कक्ष, कॉन्फ्रेंस रूम, कैश काउंटर, अकाउंट रूम, स्टाफ लंच रूम, रिकॉर्ड रूम, टेस्ट हॉल, स्मार्ट कार्ड हॉल, परमानेंट लाइसेंस, वेटिंग एंड क्यू स्पेस, HSRP रूम, चेस्ट रूम, ऑफिस रूम, 7 सेंटर हॉल तथा एक अन्य हॉल, 2 टॉयलेट ब्लॉक, फिटनेस शेड एवं ड्राइविंग टेस्ट इत्यादि का प्रावधान किया गया है। उक्त कार्यालय भवन निर्माण कार्य से जिले के निवासियों को आधुनिक क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय भवन की सुविधा प्राप्त होगी। उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सर्वप्रथम नवीन क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय भवन का फीता काटकर विधिवत लोकार्पण किया। कार्यक्रम में स्वागत भाषण क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी संतोष कुमार मालवी ने दिया और प्रोजेक्ट की जानकारी कार्यपालन अभियंता PIU जतिन सिंह ने दी। इस अवसर पर करण सिंह पटेल, काका, रमेश चंद्र शर्मा, उदय सिंह दरबार, विक्रम सिंह प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तथा आदि ग्रामीण जन उपस्थित थे। इस अवसर पर उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि दाऊदखेड़ी ग्राम के समीप 7 करोड़ 30 लाख 75 हजार रुपए की लागत से नवीन मध्यम स्तरीय क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय के लोकार्पण से क्षेत्र का विकास होगा। उन्होंने कहा कि गांधी जी ने सालों देश के लिए संघर्ष किया और देश को आजाद कराने में अहम भूमिका निभाई। उन्हीं की जयंती पर 2 अक्टूबर को उज्जैन के विकास के इतिहास में एक और अध्याय क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय के नवीन भवन के लोकार्पण से जुड़ गया है। उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि इस नवीन क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय का भूमि पूजन भी मेरे द्वारा किया गया था और लोकार्पण भी आज मेरे हाथों ही हुआ है। क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय से और भी आसपास के विकास कार्य होंगे, जैसे जुडिशली क्वार्टर तथा प्रशासनिक दृष्टि से अन्य शासकीय कार्यालय खुलने की संभावना है। इस क्षेत्र में 4 लेन निकालने का भी कार्य आगामी समय में किया जाएगा ताकि आवागमन में और अधिक आमजन को सुविधा होगी। करो गणपति विद्यालय
समर्पयामि मुखपाटलाब्जे पुन्नागयात् पूर्वस्रुम नैवेद्यं गणानान्त्वा गणपतिगो हवामहे प्रियाणान्त्वा प्रियपतिगो हवामहे निधीनान्त्वा निधि। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि लगातार विकास के मामलों में एक के बाद एक नई सौगात मिल रही है। प्रशासनिक दृष्टि से हमारा अपना आरटीओ भवन जिसकी दरकार थी, लगभग ये 50 साल से किराए के भवन में चल रहा था। एक के बाद एक 3 जगह बदलती गई और बार बार किराए की जगह बदलने से जनता को परेशानी भी होती है। और साथ ही साथ अब जो नए ट्रैक आते हैं जो वाहन व्हीकल को टेस्ट करने के बाद लाइसेंस इशू करते हैं, तो वो आरटीओ के कैंपस में ही होना चाहिए। ये जो आरटीओ का भवन की डिज़ाइन ऐसी हुई है, तो मुझे इस बात का संतोष है कि हमने अपने बलबूते पर यहाँ आरटीओ का भवन भी बना करके लोकार्पित किया है। और आनंद की बात है कि इसका भूमि पूजन भी मैंने किया था और लोकार्पण भी मैंने किया। मेरी अपनी ओर से इस पूरी सौगात के लिए नगरवासियों को बधाई, माननीय मुख्यमंत्री का आभार जिनके कारण से ये राशि मिली। मैं एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी के ऐसे विकास के कामों को लेकर के आपके माध्यम से आह्वान भी करता हूं कि आने वाले 5 तारीख को महाकाल 2 का जो लोकार्पण करने माननीय मुख्यमंत्री आ रहे हैं, वाकई ये अद्भुत अवसर रहेगा। इतने विकास कार्य और इतना बड़ा महाकाल का परिसर, जिसके कारण से पूरे देश का सबसे बड़ा ज्योतिर्लिंग का परिसर उज्जैन का हो जाएगा। तो हम ऐसे पूरे आयोजन में भी आपके माध्यम से मुख्यमंत्री को जो 5 तारीख आ रहा है उनका आभार भी मानते हैं, सबको आह्वान करते हैं, आइए हज़ारों हज़ार की तादाद में आइए और ये विकास की जो सौगातें मिलती जा रही उसके साक्षी बने। मेरी अपनी ओर से बधाई। जैसे कि आप देख रहे थे, पिछले कई वर्षों से हमारा जो परिवहन विभाग का बिल्डिंग था वो किराए की बिल्डिंग में संचालित कर रहे थे हम लोग, जिससे आम जनता को कई प्रकार की परेशानियां जो उत्पन्न हो रही थी। पीने का पानी नहीं मिल पा रहा था, बैठने की जगह नहीं मिल पा रही थी, महिलाओं को सिक्योरिटी की भी जगह नहीं थी। तो वहाँ जब वाहनों की अनावश्यक रूप से जब भीड़ भाड़ लगती थी तो सभी लोग परेशान होते थे। अब हम आप देख रहे हैं कि इतनी बड़ी जो हमारी बिल्डिंग परिसर जो देख रहे हैं, जो माननीय मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री जी की जो सोच है, जो कि हर जगह हमारे कार्यालय खोल के स्वयं के रहें, उस सोच को साकार किया। माननीय मंत्री जी के द्वारा इसका भूमि पूजन किया गया था और आज हमारा सौभाग्य के लोकार्पण भी माननीय हमारे शिक्षा मंत्री जी के द्वारा इसका किया गया है। तो आम जनता, उज्जैन की जनता और इस परिवहन विभाग से जुड़े हुए सभी जो लोग हैं, जनमानस लोग हैं, उनको इसके लिए बहुत बहुत मैं आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और वो इसको उपभोग करें और ये हमारी नई बिल्डिंग का जो है उत्पादन करें। थैंक यू। मरीज युवक की मौत के बाद कथित डॉक्टर क्लिनिक बंद कर भाग गया है। पुलिस द्वारा मृतक का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। माधवनगर थाना क्षेत्र के देसाई नगर में एक युवक की अचानक तबीयत बिगड़ी तो परिजन उसे नजदीक के अस्पताल लेकर पहुंचे। परिजनों ने आरोप है कि डॉक्टर ने उसे गलत उपचार दे दिया, जिससे युवक की मौत हो गई है। परिजनों ने जानकारी देते हुए बताया कि सागर पिता सुनील गुप्ता उम्र 28 वर्ष निवासी देसाई नगर का रहने वाला है, जिसका डॉक्टर राहुल त्रिवेदी ने गलत उपचार किया, जिससे उसकी मौत हो गई। मामले में पुलिस ने मर्ग कायम कर जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम करवाया है। परिजनों ने डॉक्टर राहुल त्रिवेदी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। घटना हुई है भैया, मेरे भैया है सागर गुप्ता, और उनको सर दुख रहा था और सर्दी हो रही थी, तो डॉक्टर राहुल त्रिवेदी है, उनके वहाँ ट्रीटमेंट के लिए गए थे। उन्होंने क्या ट्रीटमेंट करा ये नहीं मालूम, ट्रीटमेंट करवा के आए, उसके आधे घंटे बाद उनका जी वगैरह घबराने लगा, तो सिविल हॉस्पिटल लेके आया। यहाँ डॉक्टर ने उनको मृत्यु घोषित कर दिया गया। उसके बाद जो उनको हॉस्पिटल है, उनका हॉस्पिटल माधवनगर थाने से उनका सील करवा दिया गया, हॉस्पिटल भी सील करवा दिया उनका, और मौके से डॉक्टर फरार है। किस प्रकार की बीमारी कुछ थी भैया को? कुछ भी बीमारी थी, उनकी केवल 28 साल उम्र थी। अच्छा, क्या करते थे भैया? भैया की शॉप थी पूजा पाठ की। कहाँ पे थी? फिरगंज में। आपका नाम? लखन गुप्ता। परिवार में कौन कौन है भैया के? भैया के परिवार में बस पापा है और एक मैं ही हूँ जो संभाल सकते हैं। ठीक है, आपका नाम बता। लखन गुप्ता। फिलहाल वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, फिर मुलाकात होगी ब्रेक के बाद।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं शहर की प्रमुख खबरों की ओर। नवरात्रि में गरबे को लेकर हिंदूवादी संगठन ने शहरी क्षेत्र के थानों में ज्ञापन देकर जिहादी तत्व के प्रवेश निषेध की मांग की है। आगामी दिनों में नवरात्रि पर्व की शुरुआत होने जा रही है, जिसमें शहर के विभिन्न स्थानों पर माता और बहनों द्वारा गरबे की प्रस्तुति दी जाएगी। इस दौरान कई विवाद की स्थिति भी सामने आई है। इस पूरे मामले को लेकर हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ताओं ने अंकित चौबे के नेतृत्व में शहर के मुख्य थानों में ज्ञापन सौंपा है और पुलिस से आग्रह किया है कि गरबा पांडाल में जिहादी तत्वों का प्रवेश वर्जित किया जाए, साथ ही माता बहनों को सुरक्षा दी जाए। भैया, सभी थानों पर आज आप लोगों ने ज्ञापन दिया है, क्या विषय है, क्या मांग है? जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि अभी आज से लगभग 10 से 12 दिन बाद में गरबे नवरात्रि में माँ की आराधना के पर्व के रूप में गरबे और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन उज्जैन महानगर में होता है। पिछले वर्ष भी ये देखने में आया था कि कुछ विधर्मी और जिहादी तत्व के लोग अपनी आइडेंटिटी छुपाकर गरबों पंडालों में एंट्री करते हैं और वहाँ पर जो हमारी माताएं बहनें गरबे खेलती हैं उनके फ़ोटो वीडियो बनाकर और कहीं ना कहीं उसका दुरुपयोग करने का, एडिट करके उसका दुरुपयोग करने का काम करते हैं। पूर्व में हमारी जो सांस्कृतिक मंत्री हैं सुश्री उषा ठाकुर जी, उन्होंने भी पिछले वर्ष स्पष्ट कर दिया था कि जितने भी गरबा पंडाल में गरबा करने के लिए जो लोग आने वाले हैं उसकी आइडेंटिटी चेक कर ही उनको आने दिया जाए। तो आज प्रशासन से हम सभी लोग यहाँ पर विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के द्वारा सभी 12 थानों के अंदर एक साथ प्रखंड स्तर पर ज्ञापन दिया गया और ये मांग की गई है कि जितने लोग आने वाले हैं वो सनातन संस्कृति को मानने वाले लोग हो और वहाँ पर जब भी एंट्री उनकी गेट से हो तो उनके आधार कार्ड चेक करके उनको एंट्री दी जाए और साथ में उनके मस्तक पर तिलक लगाया जाए और गोमूत्र का छिड़काव किया। एक ड्रेस और दूसरा गीत, क्योंकि हम लोग इस पूरे पर्व को माँ की आराधना के रूप में मनाते हैं, तो आराधना के जो गीत होते हैं वो मतलब धार्मिक गीत होते हैं। अश्लील गीतों पे भी कई बार देखने में आता है कि हमारे जो कुछ आयोजक लोग रहते हैं वो अश्लील गीतों पे भी एक डांस करना या गरबा करने के कार्यक्रम करते हैं। तो हमने प्रशासन से मांग की है कि जब आप इन लोगों को परमिशन दें तो वो उन परमिशनों में स्पष्ट तौर पर मेंशन हो कि आप सारे गीतों का बिल्कुल स्पष्ट तौर पर ध्यान रहे और साथ में जो हमारा गणवेश है वो हमारी माता बहनों से भी, आपके चैनल के माध्यम से भी हम एक अपील करना चाहते हैं कि हम बाद में जब जिहादियों की बात करते हैं, विधर्मियों की बात करते हैं कि वो लव जिहाद की घटना को बढ़ावा दे रहे हैं, वो उस तरीके की चीज़ें कर रहे हैं, वीडियो का दुरुपयोग कर रहे हैं, तो हम बहनों और माताओं से भी आपके माध्यम से अपील करना चाहते हैं कि कम से कम अपनी वेशभूषा का विशेष तौर पर ध्यान रखें। प्रशासन को मुंह चिढ़ाता बहुचर्चित दुष्कर्म के आरोपी का अवैध मकान बना हुआ है। आरोपी ने अधिकारियों की नाक के नीचे सरकारी जमीन पर अवैध अतिक्रमण कर रखा है। सतना की 12 साल की नाबालिग बच्ची के साथ दरिंदे भरत सोनी द्वारा हैवानियत पार कर देने के बाद भी उसका अवैध मकान पुलिस प्रशासन और नगर निगम को मुंह चिढ़ाता दिखाई दे रहा है। छोटे छोटे मामले में नगर निगम पुलिस प्रशासन वैध मकान को तोड़कर वाही लूटती फिरती है। इस दुष्कर्म की घटना ने धार्मिक नगरी उज्जैन को पूरे देश में शर्मसार कर दिया। उसके बाद जिम्मेदार अभी तक आरोपी का अवैध मकान नहीं तोड़ पाई। गौरतलब है कि महाकाल थाना क्षेत्र के अंतर्गत बीते दिनों नाबालिग बच्ची के साथ ऑटो चालक ने दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था, जिसके बाद पूरे देश में खूब बवाल देखने को मिला। राजनीति भी गर्माती नजर आई थी। हालांकि पुलिस ने आरोपी की गिरफ्तारी कर उस पर कड़ी कार्रवाई की है, लेकिन नगर निगम और प्रशासन की टीम को अब आरोपी का अवैध निर्माण मुंह चिढ़ाता नजर आ रहा है। भरत सोनी करके ये जो अपराधी है ये वार्ड 51 में अपनी झोपड़ी बना के रह रहा है, नानाखेड़ा स्थित। तो मैं प्रशासन से, शासन से, मंत्री जी, महापौर जी से और कलेक्टर महोदया सबसे निवेदन करती हूँ कि इस अपराधी के ऊपर मतलब कड़ी से कड़ी सज़ा हो और इसका जो झोपड़ी है ये भी अवैध है, इसे भी तोड़ा जाए। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज हमारे माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी की अनुशंसा के अनुसार नारी को सशक्त बनाया जा रहा है। जिस देश में देवी की तरह नारी पूजी जाती है, कन्या पूजन होता है, उस देश में इस तरह का अपराध होना, घिनौना अपराध होना बहुत गलत है और ये लोगों को इस सब चीज़ों से बचना चाहिए। और मैं अनुरोध करती हूँ कि प्रशासन से कि कड़ी से कड़ी सज़ा हो और बस, धन्यवाद। तराना के शासकीय अस्पताल में इलाज के लिए मरीज और परिजन भटक रहे हैं, मगर ड्यूटी टाइम में जिम्मेदार डॉक्टर ललित जागिड़ नदारत रहते हैं। लोगों ने उन पर प्राइवेट प्रैक्टिस के आरोप लगाए हैं।
तराना नगर के शासकीय अस्पताल में मरीजों की संख्या इन दिनों वायरल के चलते लगातार बढ़ती जा रही है। खराब मौसम और उमस भरी गर्मी से लोग उल्टी, दस्त और वायरल फीवर से पीड़ित हैं। लोगों को स्वास्थ्य सुविधा पाने के लिए भटकना पड़ रहा है। समय पर औचक निरीक्षण न होने से स्वास्थ्य केंद्र तराना पर डॉक्टरों की मनमानी मरीजों को भारी पड़ रही है। इससे इलाज के लिए मरीजों को परेशान होने के बाद निजी चिकित्सालयों के पास जाने को मजबूर होना पड़ता है। वहीं तराना के सिविल अस्पताल में डॉक्टर हमेशा सुर्खियों में बने रहते हैं। यहाँ ड्यूटी समय पर तैनात डॉक्टर अपने घर से ही मरीजों का इलाज कर रहे हैं और उनसे मोटी फीस भी वसूल रहे हैं। जब इस मामले पर हमारे संवाददाता ने डॉक्टर ललित जागीर से पूछा कि आप अस्पताल आकर मरीजों को क्यों नहीं देखते, तो उनका कहना है कि मुझे ऐसा कोई निर्देश नहीं है कि मैं अस्पताल में आकर मरीज को देखूं। हमेशा सुर्खियों में बना रहना डॉक्टर ललित जागीर की आदत सी हो गई है। वहीं मेडिकल ऑफिसर प्रमोद अर्गल खुद भी नहीं बता पा रहे हैं कि रात 8 बजे सिविल अस्पताल में किस डॉक्टर की ड्यूटी उन्होंने लगाई है। अब देखते हैं कि खबर लगने के बाद सिविल अस्पताल के मेडिकल ऑफिसर इन पर क्या कार्रवाई करते हैं। माँ को 1.5 घंटे हो गए दिखाए को ना, अभी तक तो कोई भी नहीं आया, इंजेक्शन वगैरह नहीं लगाया, गोली दवा भी नहीं। 1.5 घंटा हो गया आपको यहाँ पे आए को? कब से बैठे हैं आप? आधे घंटा। आपको भी आधे घंटा हो गया है। अभी कोई नर्स वगैरह कोई भी नहीं आया यहाँ पे? ये पूरा क्लिनिक खाली है, यहाँ पर कोई नहीं है। पेशेंट 1 घंटे से बैठे हुए हैं, पूरी तरह से परेशान हो रहे हैं। ये देखो, ये माता साहब बैठ भी नहीं पा रहे हैं, इतनी तरह से परेशान हैं। तो हर एक आदमी के साथ गलत हो रहा है अभी। अगर हम नहीं बोलेंगे तो कल से आप हो, हम हैं, कोई बहन बेटी, कोई गरीब व्यक्ति है। जब गवर्नमेंट ने इनको फ्री दे रखा है तो फिर पैसे कितने? भाई कितनी फीस ली आपसे? पैसे कितने मांगी थी? हर वक्त ले तो हमने कितनी दी? 200 रुपये दिए। 200 रुपये दिए आपने ललित जी जांगीर को? जी। ठीक। कौन से गांव से हो सर आप? बगोदा। क्या नाम आपका? मेरा रोहित पटेल। रोहित पटेल, ठीक है सर। महाकाल लोक के द्वितीय फेज का काम का लोकार्पण मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 5 अक्टूबर को करेंगे, जिसको लेकर जिला प्रशासन और मंदिर प्रशासन तैयारी में जुटा हुआ है। आयोजन को भव्य तरीके से किया जा रहा है। विश्व प्रसिद्ध बाबा महाकाल के द्वितीय चरण का काम पूर्णता की ओर है। 5 अक्टूबर को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इन्हीं पूर्ण कामों का लोकार्पण करेंगे। महाकाल के रास्ते में आने वाले बेगमबाग का नाम परिवर्तित करते हुए श्री महाकाल महालोक नीलकंठ द्वार, नीलकंठ पथ, श्री महाकाल अन्न क्षेत्र चारधाम वाले मार्ग को शक्ति पथ के नाम से जाना जाएगा। वहीं फेज 2 में महाराजवाड़ा हेरिटेज के पीछे श्रद्धालुओं के लिए अनुभूति वन, श्री महाकाल तपोवन, साधना कुठी व ध्यान केंद्र बनाया गया है। 5 नंबर गेट से लेकर हरसिद्धि तक जाने वाले सिद्धिविनायक मार्ग से जाना जाएगा। 5 अक्टूबर को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शाम को इन सभी कार्यों का लोकार्पण करेंगे। इस दौरान सांस्कृतिक आयोजन व भव्य आतिशबाजी व लेजर शो किया जाएगा। उज्जैन कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने बताया कि फेज 2 के पूरे क्षेत्र को 5 भागों में बांटा गया है। नीलकंठ मार्ग पर 500 गाड़ियों की पार्किंग भी बनाई गई है। अन्य क्षेत्र का लोकार्पण होने के बाद 1 लाख श्रद्धालु भोजन प्राप्त कर सकेंगे। इसमें R21 अनुभूति वन दर्शन करने के बाद श्रद्धालु करीब 3000 से अधिक की संख्या में यहां पर आसानी से बैठ सकेंगे। वहीं शिखर दर्शन का भी लाभ ले सकेंगे। छोटे रुद्र सागर के पास बैठकर पूजन पाठ कर सकेंगे। मुख्य प्रोग्राम शिखर दर्शन पर होगा। इस कार्यक्रम में शहर के सभी लोग आमंत्रित हैं। संदेश देंगे कि वे किस तरह से तैयारी करें और वहाँ पहुँचे। देखिए, महाकाल लोक फेज़ 2 का लोकार्पण होने जा रहा है। मैंने शहरवासियों को आमंत्रित किया है। पुनः आपके माध्यम से मेरी अपील है कि इस कार्यक्रम में पधारें। कार्यक्रम बहुत ही भव्य होगा, उसमें आतिशबाजी भी होगी। परिवार सहित आके शिखर दर्शन करें, मंदिर का दर्शन करें और इस अलौकिक कार्यक्रम के सहभागी बनें। सर, शहर को सजाने के लिए किस तरह के आप लोगों से पहल करेंगे? विभिन्न संस्थानों से के साथ बातचीत की जा रही है। शहर को सजाने के लिए भी अपील की जा रही है। घरों में दीपक जला के इस फेज़ 2 के काम संपन्न होने की खुशी मनाएं। ये सारी कार्रवाइयाँ विभिन्न स्तरों पर चल रही हैं। शहरवासियों से भी अनुरोध है कि 5 तारीख को अपना उल्लास प्रकट करें, अपने घरों पर रोशनी करके, घरों पर दीपक जलाकर। सर, कितना परिवर्तन आएगा इस फेज़ 2 के लोकार्पण के बाद श्रद्धालुओं के दृष्टिकोण से देखें तो? देखिए, फेज़ 2 के काम के बाद नागरिक सुविधाओं में और वृद्धि होगी। जो श्रद्धालु आते हैं उनकी सुविधाओं में और वृद्धि होगी। दर्शन करना सुगम होगा, गाड़ियों की पार्किंग बेहतर होगी। दर्शन करने के बाद आसपास के क्षेत्र में इतनी खुली जगह है कि वहाँ वो बैठ के रिलैक्स कर सकते हैं।
शिखर दर्शन है कि अगर मंदिर बंद होने के बाद भी आप वहाँ पे जाके बहुत ही साक्षात दर्शन, शिखर दर्शन कर सकते हैं, अलौकिक बना है। तो जन सुविधाओं में तो काफ़ी वृद्धि हुई है। मंदिर के में टनल का निर्माण हुआ है। इवन अगर 8-9 लाख श्रद्धालु आएंगे तब भी कोई दिक्कत भविष्य में नहीं होगी। केडीगेट रोड पर कांग्रेस ने धरना देकर मकानों की गैलरियों को तोड़ने का विरोध किया है। पार्षदों सहित समर्थकों ने नारेबाजी कर अपना आक्रोश जताया। केडीगेट रोड चौड़ीकरण के तहत बिजली के पोल लगाने के लिए रहवासियों की गैलरी तोड़ने के मामले में मंगलवार को राजनीतिक तूल पकड़ लिया है। कांग्रेस पार्षद सहित समर्थकों ने हल्ला बोल आंदोलन शुरू कर दिया। धरना देकर विरोध प्रदर्शन किया गया। नगर निगम द्वारा केडीगेट से इमली तिराहा तक की रोड का चौड़ीकरण विरोध के भंवर से बाहर नहीं आ पा रहा है। धर्मस्थलों को हटाने को लेकर पहले जैन समाज के विरोध का सामना करना पड़ा और अब कांग्रेस ने धरना देकर विरोध का मोर्चा खोल दिया है। दरअसल रोड पर बिजली के पोल लगाने के लिए उन मकानों की गैलरियां जा रही है जो करीब 5 फीट बाहर है। इनमें से कुछ मकान राजनीतिक से जुड़े लोगों के भी हैं। इस कारण गैलरी तोड़ने का विरोध राजनीतिक तूल पकड़ता दिखाई दे रहा है। मंगलवार सुबह नेता प्रतिपक्ष रवि राय, पार्षद माया त्रिवेदी, पूर्व अध्यक्ष अनंत नारायण मीणा आदि ने बीच रोड पर बैठकर धरना दिया। इस दौरान जमकर नारेबाजी भी की गई। कांग्रेसियों ने विरोध प्रदर्शन के दौरान काले गुब्बारे उड़ाकर भी अपना विरोध जताया। सभी ने रहवासियों के मकानों की गैलरी तोड़ने का विरोध किया। दूसरी ओर नगर निगम के अधिकारियों का कहना है कि मकानों के सामने 3 फीट जगह छोड़कर ही पोल लगाए जा रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों ने 5-5 फीट बाहर गैलरियां बाहर निकाल दी है। ऐसे मकानों की संख्या 3-4 ही है। इस कारण चौड़ीकरण में परेशानियां आ रही है। रहवासियों ने भी विरोध प्रदर्शन कर अधिकतर घरों के बाहर काले गुब्बारे बांधकर विरोध प्रदर्शन किया। निगम अधिकारी जारोलिया के आश्वासन के बाद धरना प्रदर्शन खत्म किया गया। निगम की ओर से आश्वासन दिया गया है कि 2 दिन बाद इस पर निर्णय लिया जाएगा, तब तक कोई कार्रवाई नहीं होगी। केडीगेट चौड़ीकरण में जो विसंगतियां सामने आ रही हैं और रहवासी जिनसे परेशान हो रहे हैं वो अब इस समय पर ये आ रही है कि जहां से नाली का निर्माण किया गया है, नाली और घर के बीच में लाइट का पोल लगाने की बात आ रही थी और जिसका विरोध रहवासियों ने भी किया और हमारा भी विरोध है कि ये जान माल की दृष्टि से बहुत खतरनाक चीज़ है। पहली बात तो है कि एमपीवी भी तैयार नहीं होगी और अगर एमपीवी भी तैयार होती है तो इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि घर के जितने पास में पोल होगा बच्चे हाथ लगा सकते हैं। उसके अलावा महिलाएं कपड़े वगैरह डालने में या कभी कहीं करंट आया तो वो करंट पूरे घर में भी फैलेगा खंभे के साथ साथ। तो इनका कहना यह था कि हम खंभा लगा करके और उसको 6 फीट हैंगिंग करेंगे। तो हमारा कहना यह है कि आप 3 फीट आगे लेकर के जाओ और फिर आप 3 फीट की हैंगिंग कर लो। आज जारोलिया जी का आना हुआ और हम सब लोगों की बातचीत हुई जिसमें हम लोगों ने यहाँ पर धरना भी दिया था। वो देने के बाद में फिर वो आए, उनसे बातचीत हुई और अब सहमति इस बात पर बनी है कि नाली के बाहर ही खंभे लगाए जाएंगे बिजली। फिलहाल इस अंक में इतना ही। नई खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए सिटी 24। नमस्कार।